Assalamualaikum everyone. Welcome to learning program. Today lecture is about early diagnosis, explanation and treatment of the mental illness. It is the chapter of the history of the psychology. Almost हमारे पास 15 चैप्टर है. इस चैप्टर में एक्चुअली क्या डिस्कस किया गया है, डायग्नोज करने का तरीका बताते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुई. आप लोगों को जैसे DSM-5 है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, वहाँ पे आपके पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट आती है, उनके कॉजेज आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, वो सब चीज़ें आपके पास 21st सेंचुरी के बाद आई. उससे पहले आपकी मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट क्या थी वो आपको बताऊंगी कि इस लेक्चर में आप किस तरह आप चैप्टर में कवर करते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट की जाती थी और उसको एक्सप्लेन कैसे करते थे अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता था. बिकॉज उस टाइम जो है डिसऑर्डर का नाम नहीं होता था, कोई भी डिसऑर्डर क्योंकि अराइज ही नहीं हुए थे, डायग्नोज ही नहीं किए जाते थे. तो उससे पहले किस तरह डायग्नोज करते थे, उनका क्या तरीक़ेकार था और एक्सप्लेन कैसे करते थे अगर किसी को डिसऑर्डर हो जाता था, और फिर देन उसकी ट्रीटमेंट मेंटल इलनेस की. सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जो आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन है वीडियोस का वो बासानी आपको रिसीव हो सकेगा. और आप ये वीडियो अगर लाइक एंड शेयर करेंगे तो आपके जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा. नॉलेज इंक्रीज करने से, एक दूसरे को शेयर करने से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. वट इज़ द मेंटल इलनेस. फर्स्टली जो है मेंटल इलनेस के बारे में लोगों को नहीं पता था कि दिमागी बीमारियां क्या होती हैं, दिमाग की बीमारी या दिमाग से आपकी सिकनेस क्या होती है. तो वो कहते थे हार्मफुल बिहेवियर. उस टाइम पे ये कहा जाता था खतरनाक बिहेवियर है इसका. जो नॉर्मल पर्सन होता था वो एक पावरफुल मोटिव्स रखता था, वो कहते हैं, और वो सर्वाइवल के लिए पावरफुल मोटिव्स, उसका मकसद सर्वाइवल के लिए होता था. क्यों? बिकॉज उस टाइम देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ें यूँ नहीं था, फैशन नहीं थे इतने खास कोई, हर लोग बस इतना कमाते थे कि अपना सर्वाइवल कर सकें और इतना ही पहनते थे कि सर्वाइवल कर सकें. यूँ बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने की या बहुत ज़्यादा जो है मनी जो है कलेक्टिंग करने की कोई भी किसी के अंदर इतनी ज़्यादा चाहत नहीं होती थी. तो उस टाइम पे वो कहते हैं अगर कोई पर्सन अपनी सर्वाइवल करने के लिए एक पावरफुल मोटिव रखता था वो नॉर्मल पर्सन होता था. अगर कोई पर्सन ऐसे अपने आप को बुरा भला कह रहा है या सुसाइड की विश रख रहा है तो वो कहते थे ये हार्मफुल बिहेवियर है, कि ये अगर खुद मरना चाहता है ये दूसरों को भी मार देगा. अगर कोई कहता था कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, तो उस टाइम ये कहते थे ये दिमागी बीमारी है, इसे ये इसका हार्मफुल बिहेवियर है. यूँ का कॉन्सेप्ट होता था. मैं आप लोगों को एक स्टोरी की तरह बताऊंगी ताकि आपको याद रहे कि मेंटल इलनेस की स्टोरी किस तरह चली थी. कि पहले लोगों के बिहेवियर ऐसे होते थे कि अगर किसी ने कह दिया कि मुझे सुसाइड करनी है या किसी ने किसी को मार दिया तो उसे कहते थे कि ये दिमागी से कोई बीमारी होगी है, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है. सेकेंड आती है आपके पास अनरियलिस्टिक थॉट एंड परसेप्शन. वो थॉट्स जो रियलिटी पे बेस नहीं करते, या वो परसेप्शन, वो चीज़ें वो देखता था कोई भी पर्सन जो रियलिटी में वहाँ नहीं होती थी, तो वो कहते थे कि इसे मेंटल इलनेस. अगर आप देखें हेलुसिनेशन भी अब हमने नाम दे दिया है उस डिसऑर्डर को, हेलुसिनेशन. उसमें क्या होता है, आप फॉल्स परसीव कर रहे होते हैं, वो चीज़ें परसीव कर रहे होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती. तो वो थॉट आपके दिमाग में आ रही होती है साइकोसिस में जो कि रियलिटी में बेस नहीं कर रही होती. लेकिन उस टाइम कोई नाम ही नहीं था डिसऑर्डर्स का दिया हुआ, तो वो कहते थे अनरियलिस्टिक थॉट एंड परसेप्शन आती है या आपका हार्मफुल बिहेवियर होता है. थर्ड वन आपके पास आता है इनएप्रोप्रिएटिव इमोशन. इमोशंस क्या होते हैं, देखिए वो पर्सन जो हंसने के टाइम पे रोने लग जाता था या रोने के टाइम पे हंसने लग जाता था, साइक्लोथीमिया जिसे कहते हैं. अब आपको नाम दे दिया है कि उसका रोटेट करना इमोशंस का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. तो उस टाइम कोई नाम नहीं था इसलिए उन्होंने कहा इनएप्रोप्रिएट इमोशन होते थे. या फिर अगर बहुत ही अच्छी बात होती थी और उसका जो उनसे रिस्पॉन्स होता था पर्सन का वो फ्लैट होता था, मतलब नो रिस्पॉन्स, ओके इट्स ओके, यूँ मतलब उसने ना तो हैप्पीनेस का साइन शो करना है ना ही सैडनेस का शो करना है, उसके कोई इमोशंस नहीं होते थे. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हुआ फिर हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई मेंटल इलनेस की, और उसके बाद हमारे पास न्यू एक्सप्लेनेशंस आई. अब वो न्यू एक्सप्लेनेशन जो आई वो 3 थी. बायोलॉजिकल,
साइकोलॉजिकल एंड सुपरनेचर। अब देखिए अगर आप अब के साथ इसको कंपेयर करें, अब हमारे पास साइको एनालिसिस की आती है, बायोलॉजिकल आती है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास ह्यूमनिस्टिक आती है जो आपको पर्सपेक्टिव्स में फर्स्ट सेमेस्टर में भी किए होंगे, सेकंड में भी ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को करवाया है। कोग्निटिव आती है आपके पास, अच्छा जी, बिहेवियर आती है हमारे पास, साइको एनालिसिस है। मीन के 7 हमारे पास डायमेंशंस है, पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू हम मेंटल इलनेस को फुलफिल करते हैं या मेंटल इलनेस को के काजेस को ढूंढ लेते हैं। तो उस टाइम सिर्फ ये जब मेंटल इलनेस पे ये काम शुरू हुआ था, तो ये 4 चीज़ों के बाद एक न्यू एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई थी, जिस पे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सुपरनेचर 3 एक्सप्लेनेशन देते थे। बायोलॉजिकल वाले कहते थे कि कोई मेडिकल, उन्होंने मॉडल्स ऑफ द मेंटल इलनेस दिया था। उन्होंने कहा था कोई भी डिजीज इसलिए काज होती है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर उसकी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए। बायोलॉजिकल वाले स्टूडेंट्स टोटली आपकी बॉडी पे कंप्लेन करते थे। तो कहते थे अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, देन इज कास्ट टू द मेंटल इलनेस। जैसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना सुपर नेचुरल वालों की जिस तरह की होती है मैजिकली कोई पावर आ गई है, तो ये इसलिए ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। अक्सर लोग हमारे जो उनसे बड़े बूढ़े हैं वो यही बात करते हैं कि इसके अंदर कोई मैजिकल पावर आई है इसलिए ये इस तरह की जो ये हरकतें करी हैं। तो ये एक्चुअली पहले लोगों का कॉन्सेप्ट था मेंटल इलनेस के बारे में, कि ये बीमारी इसके अंदर इसलिए आई है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी चीज आ चुकी है, कोई जादू हो गया इसके ऊपर, तो ये इसलिए बिहेवियर शो करता है। लेकिन उस टाइम पे भी जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने वाले थे वो कहते थे आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला हुआ है, प्रॉब्लम, आपकी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से आपके पास मेंटल इलनेस आई है। सेकेंड वन आपकी आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी वाले ने एक मेंटल इलनेस पे जो मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था आपका एबनॉर्मल बिहेवियर किसी साइकोलॉजिकल इवेंट की वजह से होता है। मतलब कि आपका ऐसा इवेंट गुजरा है जिसने आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर दिया, कोई ऐसा हार्मफुल इवेंट गुजर चुका है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके दिमाग पे वो असर कर गया है और जिसकी वजह से आपको मेंटल इलनेस हुई है। उस टाइम पे जब ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम स्टार्टिंग में तो आपको मैंने 4 बताए हैं कॉन्सेप्ट, उस तरह का बिहेव था इनका। लेकिन जब ये अर्ली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई मेंटल इलनेस की, तो उन्होंने तीनों ने अपना अपना व्यू दिया। बायोलॉजिकल वालों ने कहा बॉडी के अंदर कंप्लेन हो जाती है, देन इज कॉज्ड मेंटल इलनेस। साइकोलॉजी वालों ने कहा कि आपके पास कोई साइकोलॉजिकल इवेंट काज होता है, कोई एक ऐसा इवेंट जो आपकी जिंदगी को बदल देता है या आपकी जिंदगी पे इफेक्ट छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बचपन में किसी बच्चे को किसी चीज से डरा दिया जाए तो उसे फोबिया हो जाता है, तो उसने कहा आपकी कोई ना कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से आपको डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस होती है। बिकॉज उस टाइम डिसऑर्डर नहीं थे, सॉरी, तो वो कहते हैं देन इज कॉल्ड द मेंटल इलनेस। सुपर नेचर वाले क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कोई ना कोई आपकी बॉडी के अंदर पावर आ जाती है, मैजिकल पावर आ जाती है, कोई जादू हो जाता है या कोई ऊपर की कोई चीज, उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट था, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारे बड़ों का थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है इस तरह का, वो असर कर गई हैं चीजें, तो इसकी वजह से इसे मेंटल इलनेस आया। ये स्टूडेंट्स थोड़ी स्टोरी थी हमारी, अभी हमारे डिसऑर्डर्स नहीं स्टार्ट हुए थे तब की। अब हमारे पास न्यू अप्रोचेस आ गए हैं जिसमें ट्रीटमेंट के साथ मेंटल इलनेस आया है। तो ट्रीटमेंट के साथ मेंटल इलनेस का क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास साइकोथेरेपी स्टार्ट हुई। साइकोथेरेपी स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको अगर ना भी समझ आए, साइकोथेरेपी एक काउंसलर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो अपने क्लाइंट को ऊपर अप्लाई करता है थेरेपी वो चीज़ होती है जिससे आपने किसी भी डिसऑर्डर की इम्प्रूवमेंट करनी होती है, उसका हल निकालना होता है, ट्रीटमेंट करनी होती है। साइकोथेरेपी अप्लाई करने का यहाँ पे तरीका आ गया था। सबसे पहले जो सा है आपके पास साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आती है। इसमें साइकोलॉजिकल अप्रोचेस वाले क्या कहते थे, वो कहते थे जैसे कोई फेयर है, आपके पास एंग्जाइटी है, आपका गिल्टी है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये किस वजह से हुआ, आपके माइंड के अंदर कोई इलनेस हो गई है। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इसके फैक्टर्स को देखेंगे, देन ये आपकी सॉल्व हो सकती है। तो उन्होंने कहा अगर हम हिस्ट्री पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे देखें तो कोई भी ना कोई मेंटल इलनेस, किसी ना रिस्पॉन्स की वजह से मेंटल इलनेस आती है, और इस मेंटल इलनेस को ओवरकम करने के लिए हम डिफरेंट थेरेपीज यूज करते हैं जिससे मेंटल इलनेस ओवरकम हो जाती है। सुपर नेचर वाले क्या थे, ये कहते थे 2 and 3 टाइप्स के मैजिक होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, होमोपैथिक होते हैं और कॉन्टिजीनियस होते हैं। तो उन्होंने कहा ये 3 हमारे पास जो होते हैं मैजिक होते हैं।
सिंपैथेटिक वाले वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो एक्सप्लेन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द अलाइनमेंट पे, और जो हमारे पास होम्योपैथिक है वो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज पे, कि आप एक जैसी चीज़ों को देख के वो माइंड के अंदर एक मैजिक बना लेते हैं। जो चीज़ें अक्सर लोग कहते हैं अगर हम ड्रोनी चीज़ें देखें बहुत ज़्यादा तो हमें ख्वाब में भी ऐसी चीज़ें ही नज़र आने लग जाते हैं और हमें फिर खौफ आता है इन चीज़ों से। और जो हमारे पास कॉन्टीजेनियस वाले हैं वो कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मिल के एक लाइन चेन बना लेना, डेट इज द कॉन्टिन्यूटी होता है आपके पास। तो ये ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। इनका बिलीव भी अभी तक सुपर नेचर वालों का अगर अब भी देखें एक्सप्लेनेशन में तो इनका बिलीव मैजिक्स पे ही होता है कि कोई जादू कर देता है या कोई मेरी बॉडी के अंदर अपनी जो सी है सोल जो सी है वो इनपुट कर दी है, या किसी ने मेरी जो सी माइंड की जो कैपेसिटी थी या मेरी एबिलिटीज थी वो चोरी कर ली है। ये इनके यही एक्सप्लेनेशन रहते हैं। बायोलॉजिकल वालों के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे इम्प्रूव हुए। इसमें हमारे पास जो है ना सबसे पहले बायोलॉजिकल वालों ने हिपोक्रेटस ने सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखते हैं हिपोक्रेटस ने हमें स्टूडेंट्स कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप ऑफ 4 आई थिंक सो 4 येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फिल्गम एंड एक और था 4 टाइप के ना इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी बॉडी में जो होते हैं ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसने फिर उन चारों का बताया कि कौन सा हमारे पास कौन सा है, किस बॉडी के किस हिस्से को कौन सी पार्ट के मेंटल इलनेस को कवर करता है। तो इन्होंने उस टाइम से मेडिसिन के शोबे में बहुत ज़्यादा जो सी है ना प्रोग्रेस कर ली थी और बहुत अच्छा इन्होंने इस पे काम किया और एक्सप्लेनेशन भी इनकी बहुत अच्छी आई। हमने देखा जैसे कि हमारे पास फिर मजीद उसको लेके हिपोक्रेटस के बाद मेडिसिन के शोबे में चले कि इसको इलनेस इस वजह से होती है, आपका ये लेवल डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, या आपकी बॉडी का कोई हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से आपके मेंटल इलनेस होती है, या आपके ब्रेन के डैमेज होने की वजह से मेंटल इलनेस होती है। अच्छा ये टाइम पीरियड ना बहुत अच्छा आया था, जिस टाइम पीरियड पे ये एक्सप्लेनेशन आई हमारे पास तीनों, तो इसमें ट्रीटमेंट बताने स्टार्ट की इन्होंने। उसके बाद एकदम से ना हमारा बहुत ही बुरा वक्त आया। अब हो सकता है उस टाइम वर्ल्ड वॉर लगी हो जिसकी वजह से दोबारा से कॉन्सेप्ट हमारे पास ना सुपर नेचर का आ गया। दोबारा से लोगों के अंदर वही रुझान शुरू हो गया, वही लोगों ने बातें शुरू कर दी कि हमारे अंदर कोई पावर आ गई है और वो पावर हमें कंट्रोल कर रही है। आई थिंक सो मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर का प्रॉब्लम थी। वर्ल्ड वॉर के बाद लोग जो 14th सेंचुरी की बात है ये, तो उसके बाद जो लोग बचे उन्होंने उनका दिमाग उनका जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो अपने बहुत ही अजीज लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा और जो उन्होंने उस टाइम पे लोगों को के साथ सलूक देखा, उसकी वजह से उनके अंदर एक खौफ बैठ गया और वो दोबारा वो जो हमारी साइंस में प्रोग्रेस हो रही थी ना वो सारी की सारी बंद हुई और फिर दोबारा से वही कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हो गया कि कोई पावर है या कोई कुछ भी हमारे अंदर आ गया और उसकी वजह से हमारा। और फिर मजे की बात ये देखें उस टाइम पे ट्रीटमेंट क्या होती थी, बहुत ही कम लोग होते थे जो लोग इस मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट करते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस ट्रीटमेंट थी थेरेफिनेशन। उसमें क्या होता था, वो हथौड़ा से लेके बैठा होता था वो आदमी, वो कहता था कि इसके दिमाग में जो जिन आ गया ना वो मैं निकालूंगा, तो वो बहुत ही जोर से उसके स्कल पे, मतलब उसके जो हेड के ऊपर वाली साइड है उस पर बहुत ही जोर से जरब लगाता था। कुछ लोग उस जरब से सर्वाइवल करते थे, ऑलमोस्ट सभी मर जाते थे। उस टाइम की ट्रीटमेंट ये थी जब दोबारा सुपर नेचर की रिटर्नमेंट हुई। तो कुछ लोग तो उस डर से कि लोग जब कहते थे कि इसे वहां लेके जाना है तो वो बेचारे खौफ की वजह से खुद ब खुद ठीक हो जाते थे। एक्चुअली वो ठीक नहीं होते थे, वो डिसऑर्डर उनके अंदर बैठ के एक नया रूप निकालता था। वो कुछ टाइम के लिए उन्हें लगता था ये डिसऑर्डर निकल गया या ये वो जो जिन था वो निकल गया इसके दिमाग से ना। तो लोगों के ये कॉन्सेप्ट हो गए थे कि खौफ से डर से कि वो इतनी जोर से हमारे सर में वो हथौड़ा मारेंगे, वो सर्वाइवल ही नहीं लोग करते थे वो हथौड़ा लगने की वजह से, तो वो मर जाते थे। वो कहते थे कि जो इसके अंदर रूह थी ना, जो भी चीज इनकी पावर थी वो इसकी जान ले गई या उसने इसको छोड़ा नहीं है, यूं का कॉन्सेप्ट आ गया था दोबारा से। ये कॉन्सेप्ट पहले भी था लेकिन मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट आई और उसके थोड़े ईयर से बाद दोबारा हमारी अनफॉर्चुनेटली सुपर नेचर का अप्रोच स्टार्ट हो गई।
नेक्स्ट आ जाता है हमारी इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हुई मेंटल इलनेस में। अब वो कैसे हुई हम आपको करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे पास आया पाइनल। ये वो पर्सन था, इसने क्या किया, इसने हॉस्पिटल्स बनाए, जो है फ्रांस में, जर्मन में, वहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की इन्होंने। लोगों के अंदर जो है माइंड सेटिंग उन्होंने चेंज की, कि जैसा कि पहले लोगों की ट्रीटमेंट थी, इन्होंने फिर समझाया। ये वो फर्स्ट पर्सन थे मॉडर्न टाइम के जिन्होंने मेंटल इलनेस की सीकनेस को एक क्रिमिनल से अलग किया, कि एक जुर्म नहीं है ये लोगों के अंदर अगर हो गई है बीमारी तो ये एक मेंटल इलनेस है। और उसने जो सा है प्रपोज किया इंडिविजुअल्स को इस तरफ रुझान बनाया। अगर आप देखें मॉडर्न टाइम में, अब के टाइम में भी लोगों को जो है डिसऑर्डर्स का पता भी है कि ये एक डिसऑर्डर है, लाइक द स्लीप डिसऑर्डर आप ले लें, या लोगों को ये भी पता है कि इसे ओसीडी है, लेकिन लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। तो सोचिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे सुपर नेचर का बहुत ज़्यादा अरूज पे था काम, लोग बिलीव ही इन चीज़ों पे करते थे। तो ये वो फर्स्ट पर्सन था जिसने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की और जिसने लोगों को चेंज किया। किस तरह चेंज किया, इसने अजाइलम्स बनाए। जाइलम्स ऐसे होते थे जिस तरह ना पहले लोग जेल की तरह होते थे, वहां जाके बांध देते थे अगर कोई बंदा मेंटल इलनेस का हो जाता था, पागल हो जाता था। तो इसने वहां पे वो कॉन्सेप्ट चेंज किया, उन्हें एक हॉस्पिटल का रूप दिया। हॉस्पिटल के रूप देने के बाद उनकी वो जो चेन से बांध देते थे, उन्होंने वो चेन्स ओपन की, उन्हें सही तरीके से रखा, और उसके अलावा उनके साथ अच्छा काइंडनेस वाली ट्रीटमेंट की, उन्हें बहुत अच्छा एटमोसफेयर दिया। क्या होता था, वो इतने गंदे रूम होते थे, बदबू आ रही होती थी उस रूम से, और इवन उनके खाने ऐसे उनके आगे फेंक दिया करते थे, उन्हें चेन से बांध देते थे, उनके हेयर्स खुले। उन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो फिलपाइल आया हमारे पास, तो इसने ये सारा कॉन्सेप्ट जो सा रॉन्ग करके एक अच्छा जो सा कॉन्सेप्ट दिया, लोगों से ट्रीटमेंट अच्छी की, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे जो है डिफरेंट पर्सन्स रखे, इस तरह इसने इम्प्रूव किया। उसके बाद क्या हुआ, एक और पर्सन हमारे पास आया, रश बेंचम। ये एक दूसरा फर्स्ट, ये यूएसए का साइकेट्रिस्ट था, फर्स्ट साइकेट्रिस्ट था। इसने क्या किया, ट्रीटमेंट की लोगों की मेंटल इलनेस की, और इन्होंने भी स्टिल इसी तरह ट्रीटमेंट की जैसे कि फिलपाइल ने की हमारे पास। तो इसने भी लोगों के जो सा है वो जो स्मेल वाले रूम्स और जो उनकी चेन्स में उनको बंद करना, वो सब कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके एक अच्छा रंग दिया इन्होंने भी। स्टूडेंट्स इस पर बहुत लंबी लंबी इनकी स्टोरीज है, इन्होंने किस तरह ये सब कुछ किया है, ये फिर आप लोग के लिए बहुत लेंथी जो है ना लेक्चर हो जाएगा, और आप जो उनसे आप बोर होने लग जाएंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखें कि इन्होंने एक ना इम्प्रूवमेंट की थी। देखें, अगर माइंड सेटिंग में एक स्टोरी बनाए कि किस तरह का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता था पहले, और इन्होंने किस तरह फिर इस मेंटल इलनेस को ग्राउंड टाइम में इम्प्रूव किया। थर्ड वन हमारे पास जो सा आता है वो डॉक्ट्रे आता है। उसने क्या इम्प्रूवमेंट की थी, उसका मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देती हूँ। इसने कहा था, सबसे पहले इसने फैसिलिटीज दी, वही चीज़ें जिस उन्होंने दोनों ने दी, मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए इसने फैसिलिटीज दी और अवेलेबल किया कि कितने लोगों को कौन सी चीज़ की कितनी ज़रूरत है। तो ये जो पर्सन था इसने भी इम्प्रूवमेंट की तरफ। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिपलर आ जाता है। क्रिपलर ने जो सा है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो हमारे पास जो एमिल केपलर, इसने जो डिमेंशिया प्रीकॉक्स का कॉन्सेप्ट था, डिप्रेशन की तरफ जो उनसे पेशेंट थे उनके अंदर काम किया। जो उनसे हमारे पास आ जाते हैं, वो कह रहे हैं पब्लिश किया था इसने पहला मेंटल इलनेस पे एक पेपर पब्लिश किया 1883 में। उस टाइम पे जो सा है क्लिनिकल की तरफ डायग्नोज करने का कोई रुझान नहीं था, तो इन्होंने मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस की। मतलब कि सब लोगों के साथ एक ही जैसा सलूक किया जाता था ना, लोगों को पता ही नहीं था कि इनके साथ कैसे, किस पेशेंट के साथ किस तरह जो सा हमने डायग्नोज करना है या किस तरह का हमने इनके साथ सलूक करना है, वो सब लोगों को एक ही जैसी ट्रीटमेंट करते थे। तो इसने डायग्नोज करना स्टार्ट किया कि इस पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो इसको इस साइड पे रखें और इसे इस तरह डायग्नोज करें। तो ये डायग्नोस्टिक जो वो DSM-5 का जो सा है, ये असल में क्रिपलर से हमारे पास स्टार्ट हो गया था काम। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर जो सा है हमारे पास DSM-5 2000
का ये सीन है, उस टाइम पे इन्होंने ये काम शुरू किया था। इन्होंने जो इस फील्ड में जो हमारे पास साइको फार्माकोलॉजी है, हमारे पास मेडिसिन का काम जो स्टार्ट हुआ था, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये वो पर्सन्स थे जिन्होंने हमारे पास इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद जो सा हमारे पास विटमन आता है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का फाउंडर कहते हैं, बिकॉज अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्होंने क्लिनिकल साइक में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की थी, मतलब कि सब डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करना बताया, और डिफरेंट डिसऑर्डर्स की डायग्नोस्टिक के बाद उसका क्राइटेरिया, उसके बाद उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास DSM-5 में जैसे वो बताते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आपके पास सिम्टम्स आ जाते हैं, ऑनसेट आता है आपका कि कितने टाइम पे वो डिसऑर्डर आपको शो ऑन होता है, और कितने टाइम के बाद आप उसे डायग्नोस कर सकते हैं, और किस टाइम के बाद वो जो सा है डिफरेंट डिसऑर्डर्स में शिफ्ट हो जाता है। तो ये सब क्लिनिकल साइड के जो सा फाउंडर कहा जाता है विटमर को। सो स्टूडेंट्स, ये 5 है ऑलमोस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मेंटल इलनेस की इम्प्रूवमेंट की थी। यहाँ पे बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से सुपर नेचर की तरफ कॉन्सेप्ट नहीं गया। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता मेंटल इलनेस का, वो इसी तरह दम करवाते हैं, या कुछ हद तक दम लोग वैसे भी ठीक भी है, लेकिन वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं कि वो इसके अंदर जादू हो गया या ये वो। तो अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ परसेंटेज कहा जाते हैं रिसर्चेस में कि 5 to 6% अभी भी हमारे जो है रूरल एरियाज में जो से है यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे जो से ये फिलासफर्स आए थे मेडिसिन की फील्ड में, मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट की साइड पे, इन्होंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की। देन हमारी जो सा है डिफरेंट डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस स्टार्ट हो गए थे, और DSM-5 हमारे पास आया, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है हमारी डिसऑर्डर्स की। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आई मोस्ट प्रेफर कि आप लोगों को ये जो सा है लेक्चर समझ आ जाए, मेंटल इलनेस का कॉन्सेप्ट मिल जाए, बिकॉज ये एक लेंथी पीरियड जो सा चैप्टर है, इसमें छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा है कि कौन से मेंटल इलनेस को किसने, फिर डिसऑर्डर को किसने बताया, किसने डायग्नोज किया। सो आपको ओवरव्यू दे दिया है मैंने कि इसमें आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताएं, एटलीस्ट अगर आपको समझ आ जाती है चीजें तो आप एक डन लिख दिया करें मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। सो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।